अब सर एक सवाल ये हमारे सामने में, ये सवाल पहले जनरल शंकर प्रसाद के पास ले जाना चाहता हूं। आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? ये राष्ट्रपति पुतिन की जिद का नतीजा है या अमेरिका और नेटो की? इसकी जिम्मेवारी सबके ऊपर बराबर है। किसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम है वो कहना मुश्किल है। इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन के ऊपर भी है, जिसने ये कहा कि हम नेटो के संग मिलना चाहते हैं, हम अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोप में अच्छा करना चाहते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी तरफ नेटो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पिछले 10-15-20 2-3 हफ्ते से अमेरिका ने पैराट्रूपर्स भेज दिए और सामान वहां इकट्ठा कर दिया, और उससे यह लगा कि ये भी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी तरफ रशिया ने अपना तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि अगर नेटो नहीं माना रेड लाइन पे, जहां के वो लिख कर दे दे कि हम इसको नहीं आने देंगे नेटो में, उसने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब उसके बाद जब यह माहौल बढ़ता गया, इसमें सभी का हाथ लग गया कि इसको एक युद्ध की तरफ, एक स्ट्रेस, एक टेंशन की तरफ ले जाया जाए। और कल यस्टरडे इन्होंने दो उनके जो सेपरेटिस्ट थे उनके साथ भी मिला लिया, उनको इंडिपेंडेंट बना दिया। तो देखिए, इस समय यह कहना कठिन होगा कि किसका हाथ है और किसका हाथ नहीं है और कितना परसेंटेज उसका हाथ है। मैं तो यह कहूंगा कि अगर अमेरिका इस तरह से वहां पे फोर्स लेवल बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, आज से 10 दिन पहले देखिए उसने कहा पैराट्रूपर्स भेजेंगे, कुछ संख्या में पैराट्रूपर्स भेज दिए। अब पिछले 5-6 दिन से कह रहा है कि हम वी विल नॉट पुट एनीबडी इनसाइड यूक्रेन, वी विल नॉट पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड इन यूक्रेन। तो ये जब फौज इकट्ठी की है पैराट्रूपर्स की, क्या ये रशिया के बरखिलाफ गिराएंगे? तो इस किस्म का जो माहौल नेटो ने खड़ा किया कि वी आर रेडी टू कॉम्बैट, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि नेटो हैज वेरी लिटिल ऑप्शंस। अगर आपसे मैं कहूं एक पर्सनल तौर पे कि ओनली यस्टरडे, कल मेरी बात हो रही थी एक आज से 15 साल पुराने रिटायर्ड नेटो के सीएनसी के संग। मैंने उनसे कल पूछा कि आपके पास आज क्या ऑप्शन है, हालांकि वो 15 साल पहले रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा मेरे पास ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा इस समय। मैं रशिया के बरखिलाफ डायरेक्ट नहीं जा सकता, मैं नेटो के अंदर नहीं घुस सकता, और मैं यहां से बैठा सिर्फ बातें कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि पिछले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप साहब ने काफी हद तक नेटो को कमजोर कर दिया था। उन्होंने नेटो को उसकी फाइनेंशियल जो उसको एड देते थे उसको कम कर दिया था। तो नेटो हैड बिकम अ लिटिल पुअरर इन ऑल फॉर्म्स, लेकिन पिछले 1 महीने में उनको फिर से बढ़ोतरी दी गई और वो इस काबिल नहीं बन सकते कि वो डायरेक्ट कॉम्बैट में जाएं, या रशिया के बरखिलाफ या यूक्रेन के बरखिलाफ। ठीक। तो क्या आज सवाल का जवाब ये है, सिंपली टू सम अप, कि ऑल दीज कंसर्न्ड कंट्रीज हैव सम एलिमेंट टू प्ले टू लीड इट टुवर्ड्स दिस प्रेजेंट सिचुएशन। एक जर्मनी है और एक फ्रांस है कुछ हद तक, वो कहता है कि लेट अस स्टिक ऑन डिप्लोमेसी, लेट अस टू रिजॉल्व द मैटर बाय नेगोशिएशन, बाय टॉक, और सारा विश्व यही कह रहा है। अब जनरल साहब सवाल एक ये भी है कि आज के माहौल में, आज के माहौल में सवाल मेरा विष्णु प्रकाश जी से है। सर, क्या आज की परिस्थिति में आपको लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने जो कदम उठाए हैं, इस शह और मात के खेल में एक एज उनके पास है? मैं ये नहीं समझता कि उनके पास एज है। ये एक दूसरे को ललकार रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ले सकते हैं। देखिए, राजनीति में, डिप्लोमेसी में ये तो ज़रूर होता है कि जब कोई पोजीशंस ली जाती है तो आप अपनी मैक्सिमम डिमांड सामने रखते हैं, पर उसमें आपको ये भी पता है कि कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, कहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। अब क्योंकि उनको लगने लग गया था कि फ्रांस और जर्मनी बीच में आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ये एक तरह से थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की है देखने के लिए कि कहाँ तक उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। बहुत नपा-तुला उन्होंने खेल खेला है ये वाला, और इसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मानता हूँ कि प्रोवोकेशन है, पर ऐसा प्रोवोकेशन नहीं है जो कि बहुत सीवियर हो, क्योंकि हकीकत ये है कि ये दोनों प्रोविंसेस, दोनों जो एनक्लेव्स थे, ये डी फैक्टो तो इंडिपेंडेंट थे ही, तो इनको जो डी फैक्टो था उसको फॉर्मलाइज किया है, रिकॉग्नाइज। और इसमें तो इसमें ऐसा नहीं है कि एज है, पर कोशिश यही है अब सबकी कि कोई ना कोई हल निकले। एक चीज मैं थोड़ा अलग से कहना चाहूंगा कि जो चैलेंज है दुनिया के सामने वो रशिया नहीं है, चीन है। और ये जो खेल खेला जा रहा है इसमें चीन के प्रति जो ध्यान होना चाहिए था वो हट गया है,
और इसमें अगर इन्होंने रशिया के ऊपर और भी प्रेशर डाला तो जो चीन और रशिया का गठबंधन हो जाएगा, वो दुनिया के लिए कोई इतना अच्छा नहीं होगा डेवलपमेंट। ये आपने जो नई बात कही है जिसका जिक्र ज्यादा नहीं हो रहा, जलील मिर्सन, आप सहमत हैं इस बात से? सॉरी, ये मैं सुन नहीं पाया था। नहीं, एम्बेसडर साहब का कहना यह था कि इस सारी कवायद के बीच में चीन की बात कोई नहीं कर रहा, और अगर ज्यादा दबाव रूस पर डाला गया और रूस और चीन का गठबंधन होता है तो फिर वो क्या शक्ति बनेगी? बिल्कुल सही बोला है एम्बेसडर साहब ने। उसमें कोई शक नहीं है कि प्रायोरिटी आज की तारीख में होना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें चीन का मेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसको अभी डिफ्लेक्ट होके पूरा जो फोकस नेटो का हो चला गया है वो यूरोप में चला गया है, तो वो हमारे लिए, खासकर भारत के लिए हानिकारक है और विश्व के लिए भी हानिकारक है। इससे देखिए 2-3 चीजें और भी अभी हो सकती हैं। अभी चीन सबसे ज्यादा नेटो की स्टडी करेगा कि उसका रिएक्शन क्या है। कि देखिए, आप काफी दिन पहले ताइवान का बहुत डिस्कशन होता था, अब ताइवान विकसित हो जाएगा क्या? अगर कल चीन हम पे हमला करता है तो नेटो हमारा सपोर्ट करेगा कि नहीं? मेरे को नहीं लगता कि इस हालात में वो करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर भी उसके काफी लिटिल एफर्ट्स, मैं बोलूंगा तकरीबन 0 एफर्ट्स हैं जो चल रहे हैं। सिर्फ मीडिया हाइप किया हुआ था, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी चल रही थी। उस लिहाज से रशियंस वर बेटर, वो एटलीस्ट मिलिट्री डिप्लोमेसी कर रहे थे। ये पहली बार है शायद मिलिट्री को उन्होंने इस्तेमाल किया है काफी अच्छी तरह। बेलारूस में जो जॉइंट एक्सरसाइज करके और पूरे जगह उन्होंने फोर्सेस और मिसाइल्स वगैरह लगाए थे, तो ये भी एक रूप है मिलिट्री डिप्लोमेसी जो बहुत सफल उन्होंने किया हुआ है। तो अभी इश्यू ये है कि चाइना के तरफ से तो हम डिफ्लेक्ट हो ही गए हैं, और यहाँ पर अभी जो जिस प्रकार चीजें चल रही हैं, ये जो हाइप किया हुआ था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अमेरिका के लिए और नेटो के लिए बहुत मुश्किल है आगे इस फ्यूचर को समझना, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे है। और अगर ऐसा चलता रहा तो आज कोई भी देश इनके साथ अलाइन नहीं होना चाहेगा, क्योंकि वो बोलेगा इसका परिणाम तो हमारे लिए खराब है। अभी आप यूक्रेन को ही देखिए, वो परिणाम क्या हुआ, तो तकरीबन 2 देश बन गए, उनके अंदर डिवीजन हो गया। तो नेटो की क्रेडिबिलिटी है, तो अब नेटो क्या करेगा? एक बार सर इस पर मल्होत्रा जी का रिएक्शन जरूर चाहूंगा। जो चीन वाली बात की गई है, आज रूस ने 2 अलग देशों को मान्यता दे दी जो कि हिस्सा यूक्रेन अपना मानता है उनको। कल को मान लो वो यूक्रेन पर भी हमला कर देता है, तो फिर चीन जैसे बड़े देश को कौन रोक सकता है? उसने तो अपने हर नेबर के साथ झगड़ा किया हुआ है, समेत भारत। क्या देखिए, ये सही है। ये जो इतना शोर हो रहा है वो यही इसी बात को लेके हो रहा है कि किसी तरह से रशिया को खुली छूट नहीं मिल जाए कि एक उक्रेन में ऐसा कोई प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाए जिसके चलते हुए फिर उसके रशिया के हौसले और बढ़ जाए। लेकिन इसको रोकने के लिए क्या कोई ठोस कदम अमेरिका या नेटो उठाएगा, सवाल ये है सबसे बड़ा। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी रशिया को आइसोलेट करने के चक्कर में जो अमेरिकन हैं उन्होंने रशिया को चाइना की तरफ धकेल दिया है। ऑलरेडी उनकी अलायंस जो है काफी मजबूत हो चुकी है। अब इस पे विवाद हो सकता है कि रशिया चाइना की अलायंस पूरे विश्व के लिए ठीक है या गलत है, क्योंकि एक तरफ तो ये एक बैलेंसिंग फैक्टर भी बना सकती है। एक तरफ आपका एक यूनिपोलर वर्ल्ड है, दूसरी तरफ आपको उस यूनिपोलर वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए दूसरी फोर्सेस भी चाहिए। चाइना की बहुत सारी गलती है, चाइना अग्रेसर है, चाइना अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, लेकिन चाइना भी कभी कभी समझदारी की बात करता है। चाइना का जो हम ब्रिक्स के अंदर हमने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, वो यूरोप की और अमेरिकन जो सिस्टम्स है, फाइनेंशियल सिस्टम्स, उसको काउंटर करने के लिए किया है। क्योंकि हमारे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको ये जो ग्लोबल IMF है या वर्ल्ड बैंक है, ये ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।